नमस्कार। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। स्वस्थ शरीर मनुष्य की सबसे अमूल्य संपत्ति होता है। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। स्वास्थ्य की इसी महत्वता को देखते हुए कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं स्वास्थ्य विशेषज्ञों से, जिनसे हमें मिलती है स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी। आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे श्वास रोग अस्थमा के विषय में, और इस विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं आईजीएमसी शिमला से कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट से डॉक्टर तृप्ति चौहान जी, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर तृप्ति, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं श्वास रोग अस्थमा के बारे में, तो सबसे पहले डॉक्टर तृप्ति आपसे जानना चाहेंगे कि अस्थमा जो ये रोग है ये क्या है और ये शरीर के किस अंग को सबसे अधिक प्रभावित करता है? ये बेसिकली एज़मा है और इसको आम आदमी दमा के नाम से जानता है, और मेनली ये अफेक्ट करता है हमारे लंग्स, और साथ में अगर देखा जाए तो ये गले को भी अफेक्ट करता है। जी, यदि हम पूरे भारतवर्ष की बात करें तो कितने लोगों को ये साल भर में जो है अपनी चपेट में ले लेता है? इंडिया में अराउंड 25 लाख लोग एवरी ईयर अफेक्ट होते हैं, और हर साल आप देखें तो 50% केसेस इसके बढ़ जाते हैं। और मेनली ये देखा गया है कि ये फीमेल्स में, औरतों में ज़्यादा देखा गया है। 30% मेल्स से ज़्यादा अफेक्ट होती हैं फीमेल्स। जी, अगर हम इस बीमारी के कारणों की बात करें डॉक्टर तृप्ति, तो क्या कारण रहते हैं जिसके कारण जो ये रोग है, और जैसे आपने कहा कि इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इसके कारण क्या है मुख्यतः? कारण इसके ये एक्चुअली 3 प्रकार का होता है, 3, 4, 5 प्रकार का भी बोल सकते हैं आप, डिफरेंट। इसमें सबसे पहले तो देखते हैं हम कि एक एलर्जी किसी भी पदार्थ से हो सकती है। जब वो हम इनहेल करता है पेशेंट, तो उसको जो है एलर्जिक एस्थमा बोलते हैं। उस पदार्थ से या उस केमिकल से या उस चीज़ से उसको बेसिकली वो प्रोटीन होता है, जब वो इनहेल करता है तो लंग्स में IgE एंटीबॉडीज़ बनती हैं, और वो उसको बोलते हैं हम एलर्जिक एस्थमा। और दूसरा होता है हमारा नॉन एलर्जिक एज़मा। जो नॉन एलर्जिक एज़मा होता है वो इरिटेंट्स की वजह से होता है। कोई केमिकल्स हो सकते हैं, कोई कॉस्मेटिक्स हो सकते हैं, या फ्यूम्स हो सकते हैं, या सेंट हो सकता है, जिसकी वजह से एज़मा प्रेसिपिटेट हो सकता है। बाकी इसके और भी कई ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि एज़मा को प्रेसिपिटेट कर सकता है। तो एज़मा अगर हम देखें तो ये एक ऐसी बीमारी है जो कि क्रॉनिक बीमारी है। क्रॉनिक ये लॉन्ग टर्म बीमारी होती है, ये काफ़ी सालों से एक इंसान को अफेक्ट कर सकती है। और लॉन्ग टर्म और क्रॉनिक बीमारी होने के साथ साथ इसमें देखा गया है कि बीच बीच में जब वो ट्रिगरिंग फैक्टर्स आते हैं तो ये एक्यूट एक्सर्बेशन हो जाता है। एक्यूट एक्सर्बेशन मतलब उसमें एक्यूट अटैक्स पड़ सकते हैं एज़मा के। और एज़मा में क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि लंग्स अफेक्ट होते हैं, साथ में गला भी अफेक्ट हो सकता है। तो जब अफेक्ट होता है, लंग्स अफेक्ट होते हैं, तो हमारे लंग्स बेसिकली ये एयरवेज होते हैं लंग्स के अंदर। तो ये ट्यूब्स होती हैं, आप समझें। तो उन ट्यूब्स में ब्लॉकेज हो जाती है। वो ब्लॉकेज कई कारणों से हो सकती है, जैसे मैंने बताया कि कोई भी एलर्जन हो, जैसे आजकल पॉलन्स हैं, जैसे मैंने बताया इरिटेंट्स हो सकते हैं, या और भी कई बीमारियां होती हैं जो कि एसोसिएटेड रहती हैं एज़मा से। जैसे कई बार साइनसाइटिस की बीमारी होती है, लोगों को अफेक्टेड रहते हैं, साइनसिस का इन्फ्लेमेशन होता है, उनमें ये पाया गया है। बाकी गले की बीमारी भी हो तो उसमें भी पाया गया है। तो उसमें ये ट्यूब्स जो होती हैं इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं हमारी। कोई भी एलर्जन या कोई भी इरिटेंट हमारे ट्यूब्स को अफेक्ट करता है, और जो म्यूकस होता है, जो सिक्रीट होता है एपिथेलियम से, वो थिकन हो जाता है, वो गाढ़ा हो जाता है, और बेसिकली देखा गया है ट्यूब्स की ब्लॉकेज हो जाती है, और जो मसल्स होती हैं वो भी कंस्ट्रक्शन हो जाता है उसमें। तो जब भी किसी इरिटेंट या किसी एलर्जन के कांटेक्ट में हमारी बॉडी आती है, अगर कोई इंसान प्रोन है एज़मा को, तो वो अक्यूटली अफेक्ट हो सकता है। और ये मैंने जैसे बताया कि क्रॉनिक बीमारी है, तो ये बचपन से ही स्टार्ट हो जाती है। जिन बच्चों में
प्रोन होते हैं, क्योंकि इसके फैक्टर्स कई हैं। जेनेटिक भी हो सकता है, समटाइम्स बॉडी मेकअप ऐसा होता है, समटाइम्स आजकल का जो मैंने बताया कि जीवन शैली भी है, तो उसमें स्ट्रेस में भी इंसान के अंदर ये प्रॉब्लम, एस्मा की प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है। जी डॉक्टर तृप्ति, जैसे आपने जेनेटिक भी बात की, बहुत सारे कारण हैं इसके जिनके कारण ये हो सकता है। तो जेनेटिक जो है उसमें कितने % चांसेस रहते हैं कि पेरेंट्स से या फिर ग्रैंड पेरेंट्स से जो है आगे अगली जनरेशन तक भी ये जो है प्रॉब्लम जा सकती है? इसमें चांसेस तो रहते हैं। जेनेटिक इन द सेंस कि हमारा मेकअप इस तरीके का होता है कि लंग्स जो होते हैं वो प्रोन होते हैं एस्मा के लिए जी, तो वो काफ़ी हद तक काफ़ी चांसेस रहते हैं जी। यदि हम इसके शुरुआती लक्षणों की बात करें कि जो हमें घर पर जिस तरह से हम देखते हैं कि कई बार छींकें आना शुरू हो जाती हैं या कुछ अन्य लक्षण जो हम घर पर देखकर एक अनुमान लगा सकते हैं, तो वो कौन से होते हैं? बेसिकली जैसे मैंने बताया, डिपेंड करता है किस प्रकार का है। तो अगर ये एलर्जिक है तो अगर इनहेल कर जाएगा तो उसमें एलर्जिक राइनाइटिस मिलेगी, ज़ुकाम मिलेगा, छींके, लाल फेस एकदम लाल हो जाता है, मुंह लाल हो जाता है, फ्लश्ड फेसिस हो जाती है, राइनोरिया होने लगता है, छींकें नहीं रुकती, नाक से पानी बहना नहीं रुकता है। तो ये एक प्रकार का है। दूसरा मैंने बताया कि गले में भी इफ़ेक्ट होता है, गले में खराश रहेगी, इंसान हमेशा उसको गले को खराश करता रहेगा, इरिटेशन, खुजली भी होगी गले में, तो ये भी एक प्रकार है। फिर अगर हम देखें लंग्स में आ जाएं तो लंग्स में जैसे ब्लॉकेज हो जाती है, उसकी म्यूकस थिक हो जाता है, एयर फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो लंग्स में इन्फेक्शन भी इन्फेक्शन के कारण इन्फ्लेमेशन हो सकता है। एयर फ्लो नहीं होगी तो उसमें चेस्ट टाइटनेस मिलेगी, टाइट चेस्ट होगी, और उसमें जो है आप मतलब अच्छी तरह फ्लो नहीं हो पाएगा, तो टाइटनेस के साथ साथ ब्रेथलेसनेस हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। बाकी जो और दूसरे प्रकार हैं, जैसे कि GERD है, अगर किसी को गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ होती है, कुछ खाया और वो फिर रिफ्लक्स हो जाए, उसकी वजह से भी एस्मा अटैक प्रेसिपिटेट हो जाता है। फिर मैंने बताया कि जैसे धुआं हो, या आप सेंट कोई यूज़ करते हैं, या घर में अगरबत्ती जलाई जाती है, इंडोर पोल्यूशन होता है, धूल है, डस्ट है, मोल्ड्स हैं, फंगल इन्फेक्शन है, इन सब चीज़ों से भी कभी भी किसी भी टाइम अगर इंसान प्रोन है तो वो उसको अफेक्ट हो जाएगा। जी डॉक्टर तृप्ति, जिस तरह के आपने लक्षण बताए, यदि किसी में भी इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं तो उन्हें सबसे पहले, जैसे हम फर्स्ट एड कहें, तो वो क्या किया जा सकता है? सबसे पहले तो फर्स्ट एड से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि हर इंसान को जो कि प्रोन है एस्मा के लिए, डिम्पल, उनको ये देखना चाहिए कि हम किस वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। तो वंस दे रिकॉग्नाइज कि हमारी प्रॉब्लम इस एलर्जन की वजह से है, तो उस एलर्जन को ना आने दें। दूसरा ये है कि अगर वो देखते हैं कि जैसे धूल में काम करते हैं या घर की सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, तो उसमें हमें कुछ सावधानियां अगर वो अडॉप्ट करें डेली लाइफ में, तो काफ़ी हद तक इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। और क्योंकि ये लंग्स को अफेक्ट करता है, और माइक्रो पार्टिकल्स जो होते हैं डस्ट के, वो हमारे लंग्स में, एल्विलाई में जाके बैठ जाते हैं, और जब बैठ जाते हैं उनको निकालना बड़ा मुश्किल होता है, तो उससे प्रॉब्लम्स बढ़ती रहती हैं, फिर स्कारिंग हो जाती है, फिर फाइब्रोसिस होता है, तो लंग्स की कैपेसिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। उसको कम करने के लिए सबसे पहले तो हमें अवॉइड करें कि हम धूल और डस्टिंग करें घर में, तो गीले कपड़े से करें। अगर मॉपिंग, झाड़ू लगाते हैं तो मॉपिंग करें गीले कपड़े से, ताकि धूल उड़े ना। एक तो ये हो गया। और कॉस्मेटिक्स में देखें, कई बार समटाइम्स ऐसे सेंट्स होते हैं जो सेंट लगाने से उसकी वजह से प्रेसिपिटेट हो जाता है। कई जगह ऐसे कॉस्मेटिक्स भी यूज़ किए जाते हैं फॉर डिफरेंट फेशियल्स एंड ऑल ऑल्सो, उसमें अमोनिया से भी इनहेल करके, तो उस पेशेंट अगर है तो वो अफेक्ट हो सकता है। इनहेल करेगा तो सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो वही मैंने बताया, जैसे लक्षण है, अगर लंग्स तक चला जाता है, इन्फ्लेमेशन और म्यूकोज़ा जो है, म्यूकस जो है वो थिक हो जाता है, तो उससे जो है पेशेंट के अंदर सांस लेने की दिक्कत आ सकती है।
तो ऐसे में उन्हें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। बिल्कुल, उनको एक तो जैसे मैंने बताया अवॉइड करनी चाहिए ये सब चीज़ें। अगर कॉस्मेटिक्स ना यूज़ करें वो कर सकते हैं। साथ में अगर सांस लेने में दिक्कत हो जाती है तो वो जल्द से जल्द डॉक्टर को मिलें। उसमें आपका फिज़िकली एग्जामिन करके क्लिनिकली डॉक्टर देख लेते हैं कि कितनी सीवियर प्रॉब्लम है। तो वो देख लेते हैं, उसमें एक विस्लिंग साउंड आता है लंग्स में, जैसे सीटी बजा रहा हो। जब एक्सपिरेशन होता है, जब सांस बाहर आता है, तब बाहर आने में हवा के ये प्रॉब्लम करता है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। ऑब्स्ट्रक्शन मस्कुलर भी होता है, साथ में म्यूकोजा की मैंने जैसे बताया कंस्ट्रिक्शन डेवलप हो जाती है ट्यूब्स में, हमारे एयरवेज में। तो लंग्स का एयर का आदान प्रदान प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है। इसकी वजह से हम क्या करते हैं कि डॉक्टर को अगर दिखाएंगे तो इसके लिए एक तो ये है कि आपके इन्हेलर्स हैं आजकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। फिर ब्रोंकोडायलेटर्स हैं, इसकी वजह से अगर हम दवाई देते हैं तो वो खुल जाते हैं और फिर एयर फ्लो आसान हो जाता है। तो दवाइयाँ उपलब्ध हैं और इससे काफ़ी हद तक आराम मिल जाता है। जी, जिस तरह से आजकल हम अपने जीवन शैली की बात की थी और हम देखते हैं कि हमारे आसपास में प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और कुछ शहर तो ऐसे हैं जहाँ पर प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या ऐसे में जो अस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं उन्हें और ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है? बिल्कुल, बहुत सामना करना पड़ता है। अगर देखें तो हमारा एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एक तो होता है आउटडोर पोल्यूशन, एक होता है इंडोर पोल्यूशन। तो इंडोर पोल्यूशन की तो हमने बात कर ली और मैंने बताया उससे सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं हमारी फीमेल्स, और मेल्स इसलिए कम अफेक्ट होते हैं, पर मेल्स तब अफेक्ट होते हैं क्योंकि वो स्मोकिंग करते हैं, उनकी जीवन शैली ऐसी है। वो स्मोकिंग करते हैं, कोई हुक्का कोई कुछ पीते हैं, तो उससे ऑलरेडी लंग्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं। डैमेज हो जाएंगे तो वो इन्फ्लेमेशन होने में काफ़ी जल्दी इन्फ्लेमेशन होती है, लंग्स की इन्फेक्शन होती है। इन्फेक्शन जल्दी होगी, बार बार होगा तो वो एज़मा में बदल जाता है। और फीमेल्स का यही है, जैसे मैंने बताया वो घर में काम करती हैं, चूल्हे पे काम करती हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने अब स्मोकलेस चूल्हाज उनको प्रोवाइड किए हैं, तो उससे काफ़ी हद तक इस प्रॉब्लम से हम निजात मिल जाएगी। पर ये एस्मा जो है लेटर ऑन क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ में डेवलप हो जाता है अगर इसका उपचार सही से नहीं हुआ, या जो इरिटेंट या जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं उनको हमने नहीं हटाया। तो ये बड़ा ज़रूरी है। और पोल्यूशन में जैसे आपने बताया कि पॉल्यूटेंट्स इतने हैं एयर में, अगर हम आउटडोर जाते हैं तो सबसे पहले तो गाड़ियों का प्रदूषण, धुआं उनका निकलता है काला काला, जो फिर फैक्ट्रीज़ का एफ्लुएंस है, तो ये, और जो बाहर स्मोक निकलता है फैक्ट्रीज से या जो ऐसी सिटीज़ हैं, तो ये हवा में जो जहर घुल रहा है उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं हमारे लंग्स अफेक्ट हो रहे हैं। डॉक्टर तृप्ति, जैसे आपने बात की कि जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्ट होती हैं, मे बी उनकी जो वर्किंग कंडीशंस वैसी होती हैं, आपसे ये जानना चाहेंगी क्या कोई एज ग्रुप का भी इसमें फैक्टर रहता है कि ज़्यादा आयु के ही लोगों पर ये होगा या बच्चों में ये ज़्यादा देखने को मिलता है, तो क्या इस तरह के फैक्टर्स भी देखने को मिलते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। एक्चुअली ये बचपन से ही स्टार्ट हो जाए, जैसे मैंने बताया कि अगर बॉडी प्रोन होगी तो बचपन में भी ये इनिशिएट हो सकता है, और बच्चे काफ़ी देखे गए हैं कि एस्मा से पीड़ित होते हैं। और क्योंकि हमारा कई बार ऐसी हमारी सिचुएशन ऐसी है, डेवलपिंग कंट्री है, लोग इतने अमीर भी नहीं होते हैं, उनकी हाइजीनिक कंडीशंस भी नहीं होती है रहने की, घर भी बड़े कंजेस्टेड ओवर क्राउडेड होते हैं, तो कहीं पे डैम्पनेस होगी, वहीं पे फंगल ग्रोथ हो जाती है। कई बार घर में गद्दे नहीं होते हैं, या बच्चे ऐसे हालातों में रह रहे होते हैं कि एक ही घर में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो उनसे जो है ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ेस जो है बहुत जल्दी फैलती हैं और एस्मा मिल सकता है। तो बचपन में ही ये स्टार्ट हो जाता है। अगर वंस जो बॉडी है वो अगर प्रोन है किसी बच्चे की, तो बच्चे से ही स्टार्ट हो जाता है। जी डॉक्टर तृप्ति, क्या जैसे आपने बचपन में कहा कि कई बार शुरुआत हो जाती है, मोस्टली देखा गया है कि बचपन में ही हो जाता है, तो क्या हम उस समय में कोई प्रिकॉशंस ऐसे ले सकते हैं, जैसे आपने सावधानियों की बात पहले भी की थी, कि ये बहुत ज़्यादा जो है क्रॉनिक ना हो, बहुत ज़्यादा परेशानी जो है उसे भविष्य में ना हो? राइट, ये क्रॉनिक ना बने, हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि बार बार अटैक्स पड़ रहे हैं, लंबा उसमें इन्फ्लेमेशन बना हुआ है, इन्फेक्शन बना हुआ है, लंग्स ख़राब हो ही जा रहे हैं, तो उसके लिए हम बचपन से ही स्टार्ट करें।
हमें ऐसी कंडीशंस देनी है बच्चे को। एक तो सबसे पहले साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट, घर की डेली सफाई हो, और जैसे मैंने बताया धूल अगर होती भी है तो उसको गीले कपड़े से उसको साफ़ किया जाए। तो माँ भी इनहेल नहीं करेगी, बच्चों के कपड़ों पे भी नहीं बैठेगी धूल। तो सबसे पहले तो अगर झाड़ू लगा रहे हैं, घर के इंडोर पोल्यूशन की बात करें तो बच्चे के घर में हम स्मोकिंग को ना अलाउ करें, घर बाहर स्मोकिंग हो। घर में जो चूल्हा हम यूज़ करते हैं वो ना करें, एलपीजी यूज़ करें, और एलपीजी में भी अगर हम किचन में यूज़ करें तो एग्जॉस्ट फैंस लगाएं। तो कुछ ऐसे प्रोविजंस हम घर में कर सकते हैं जिससे कि हमारे बच्चे ना अफेक्ट हों। अगर वो बाहर जा रहे हैं तो उनको हाइजीनिकली बच्चों को जूते पहना के भेजें, क्योंकि कई बार क्या देखा गया है कि वॉर्म इन्फेस्टेशन से जो बच्चों के अंदर उनको बोलते हैं कीड़े हो जाते हैं, या क्रीमी बोल सकते हैं, या वॉर्म्स हो सकते हैं अगर वो नंगे पैर जाएंगे। तो वॉर्म्स भी लंग्स को जो है वो कमज़ोर बनाते हैं, अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लेम करते हैं, उससे भी एजमेटिक अटैक हो जाते हैं। तो वॉर्म्स का कारण भी होता है बच्चों में। दूसरा, अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट हो तो घर की डेली सफाई हो, कपड़े भी अगर घर में धूप दिखा दें तो बहुत अच्छी बात है, तकियों को धूप दिखाएं, गद्दों को धूप दिखाएं, ताकि मोल्ड्स जो फंगस है वो जो उसकी ग्रोथ है वो कम हो और ना हो। तो धूप दिखानी बड़ी ज़रूरी है। तो ऐसे घर हों जहाँ पे एक तो हमारा धूप आती हो, अगर धूप नहीं आती है तो आप कपड़ों को बाहर धूप दिखा सकते हैं, और झाड़ू लगाने के बाद चादर बदलें घर की। अगर आप पहले बदल देंगे तो वो नीचे की सारी धूल चादर पे बैठ जाएगी, फिर वो बच्चे इनहेल करेंगे। जी, तो इन चीज़ों का ध्यान रखा जा सकता है, बचपन से रखा जा सकता है। जी डॉक्टर तृप्ति, अगर हम बात करें टेस्ट की कि किस तरह से ये आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि किसी व्यक्ति को जो है एज़मा है या नहीं है, तो वो कौन कौन से टेस्ट होते हैं? ये सबसे पहली बात तो जो पेशेंट है वो खुद भी देख सकता है जी। उसको एक तो सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी, जैसे मैंने बताया कि अगर गला अफेक्ट हो, जैसे नाक अफेक्ट हुई या साइनसेस अफेक्ट हुए तो राइनोरिया होगा। जैसे पॉलन्स हैं आजकल एलर्जिक होते हैं, तो आंखें भी लाल हो जाती हैं, नाक भी लाल हो जाती है, ऊपर से उसमें पानी भी बहने लगता है नाक से। तो एक तो ये है। दूसरा लक्षण है गले का, मैंने बताया खराश हो सकती है। खराश अगर होगी तो उसकी वजह से बार बार खराश, और जो फ्लैग निकलेगा वो हल्का सा ट्रांसपेरेंट कलर का निकलता है, और चिपचिपा पदार्थ गले में बनता है, और आवाज़ भी चेंज हो जाती है। जी, है ना। और दूसरा लंग्स को अगर देखें तो लंग्स में मैंने बताया अगर इफेक्ट होगा तो वो खुद पहचान सकते हैं। अब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम क्लिनिकली देखते हैं, क्लिनिकली एग्जामिन करके एक तो वीजिंग मिलती है। वीजिंग होगी जब हम स्टेथोस्कोप रखते हैं, ऑस्कल्टेट करते हैं, तो उसमें हमें दिखता है कि प्रॉब्लम हो रही है सांस को बाहर फेंकने में। जी। तो उससे हमें सीटी की आवाज़ सुनाई देती है, वीजिंग सुनाई देती है, और वो आदमी भी, पेशेंट भी अपने आप सुन सकता है कि वीजिंग हो रही है। जी। वीजिंग होती है क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन हो जाएगा तो हवा जब बाहर नहीं निकलती तो फिर सीटी की आवाज़ से आती है। एक तो ये है। फिर हम कुछ टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट करते हैं। एक तो पीक एक्सपिरेटरी फ्लो देखते हैं, वो कर सकते हैं। बाकी हमारा पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होते हैं, वो करके देख सकते हैं कि कितने हमारे लंग्स का फंक्शन अफेक्ट हुआ है। जी डॉक्टर तृप्ति, ये बात हो गई, हमें लक्षण पता चल गए, किस तरह से हम टेस्ट कर सकते हैं। अब अगर हम उपचार पे आ जाते हैं तो क्या हम घर से ही जो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हम उपचार शुरू कर सकते हैं? मेडिसिन तो आप देंगे ही साथ में, लेकिन घर से ऐसी क्या चीज़ें हैं जो उपचार में शामिल हो सकती हैं? घर में आजकल मैं समझती हूँ कि बहुत सारे उपचार घर में ही होते हैं। जी। तो उसमें तो शहद देखा गया है, और काली मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च अगर शहद में मिला के गले में दी जाए, खाया जाए, तो उससे सूदिंग इफ़ेक्ट मिलता है। तो जितने भी आपके सूदिंग एजेंट्स हैं वो हम खा सकते हैं। तो उनमें शहद नंबर 1 है। इससे हमारे काफ़ी रिलीफ मिलता है। और एक हम हाइड्रेशन अगर मेंटेन रखें, बार बार पानी पीते रहें, गले को तर रखें, सूखा ना होने दें, इरिटेशन ना होने दें, तो उससे हमारा एस्मा नहीं प्रेसिपिटेट होगा। जी डॉक्टर तृप्ति, आज आप कार्यक्रम में आई और अस्थमा से रिलेटेड हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज हमारे साथ थी कम्युनिटी मेडिसिन से डॉक्टर तृप्ति चौहान जी, जिनसे हमने जाना कि अस्थमा किन कारणों से होता है, क्या इसके लक्षण होते हैं और कैसे हम इससे बचाव कर सकते हैं। आज कार्यक्रम में बस इतना ही। एक नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।